नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा साउथ कोरिया के 13th प्रेसिडेंट यून सोक यूल के बारे में, जो अभी कुछ ही महीने पहले चुनकर आए हैं। इनको कोरिया का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है। प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं ये, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा पद है, और साउथ कोरिया की पूर्व प्रधानमंत्री को पकड़वाने में इनका एक अहम योगदान रहा था। तो काफ़ी कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चैनल नया है और चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यून सोक यूल एक कंजर्वेटिव नेता हैं। कोरिया की पीपल्स पावर पार्टी को बिलोंग करते हैं। यून सोक यूल पैदा हुए साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। पिताजी इनके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और इनकी माताजी भी लेक्चरार थीं। हालांकि इन्होंने ये पोजीशन छोड़ दी थी अपनी मैरिज के बाद। यून सोक यूल ने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। अब मजे की बात है, जब ये यूनिवर्सिटी के चौथे साल में थे तो बार एग्जाम का पहला पार्ट तो इन्होंने पास कर लिया, लेकिन दूसरे में हो गए फेल, और 9 साल तक लगातार ये एग्जाम फेल करते गए और फाइनली इन्होंने 1991 में बार के एग्जाम पास किए। तो इससे यही सीख ली जा सकती है कि भाई नेवर गिव अप। अब एग्ज़ाम पास कर लिए और एज अ प्रोसिक्यूटर अपना प्रोफेशनल करियर इन्होंने शुरू कर दिया। इनका करियर एज अ प्रोसिक्यूटर कह सकते हैं काफ़ी हद तक सफल रहा, और आगे चल के ये कोरिया के जनरल प्रोसिक्यूटर भी रहे। कई कंट्रोवर्शियल लोगों को इन्होंने प्रोसिक्यूट किया, दोषी ठहराया। देश के कई हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही, जैसे कि एक केस हुआ था NIS का, जो कि साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। हाल ही में इसको नेटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में भी शामिल किया गया था। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेरा ये वीडियो। हाँ, तो 2012 में देखो क्या होता है। NIS के जो मेंबर्स होते हैं उन पे ये आरोप लगता है कि जो 2012 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उसमें इन लोगों ने इंटरफेरेंस की है। अब कैसे किया है, देखो इन पे ये आरोप लगे कि इन्होंने पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अब यून सोक यूल ने इस केस में NIS के जो हेड थे उनको धरा और बाकायदा ये सजेशंस रखे कि इन पे मुकदमा चलाओ, शायद ये भी दोषी हो सकते हैं। इसके अलावा उस समय के जो जस्टिस मिनिस्टर थे उनको एक्यूज किया कि ये इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालना है। अब उस समय तो ये प्रोसिक्यूटर जनरल बने नहीं थे। अब इन सब आरोपों का ये रिजल्ट रहा कि इनको डिमोट कर दिया गया। ऐसे ही 2016 में एक पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ, जिसमें साउथ कोरिया की जो 11th प्रेसिडेंट थी पार्क जुन हो, उन पे लगे पावर के दुरुपयोग के आरोप, और बाद में प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया था और कुर्सी से हटा दिया गया था। और उस समय जो इन्वेस्टिगेशन हेड थे वो कौन थे, उसके हेड थे यून सोक यूल। इस केस में भी इनका काफी अहम योगदान रहा। लेकिन 2019 में होता है एक मेन इवेंट। अब कोरिया के जो 12th प्रेसिडेंट है मून जे इन, इनकी छवि काफी साफ सुथरी मानी जाती है, लेकिन इनकी छवि तब धूमिल हो गई जब यून सोक यूल ने जस्टिस मिनिस्टर को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपित किया। और इसके बाद मून जे इन की छवि को काफी तगड़ा सेटबैक मिला, और इनके जस्टिस मिनिस्टर पे ये आरोप लगे थे कि इन्होंने अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया अपने बच्चों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए। तो भैया वहाँ पे भी ये सब चलता है। और इसके बाद ही यून सोक यूल कंजर्वेटिव पीपल्स पावर पार्टी की नजर में आ गए। पार्टी में इन्होंने कुछ प्राथमिक जीतें हासिल की और बाद में एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनकर उभरे, और जल्द ही ये कंजर्वेटिव आइकन बन गए थे। इनको देखा जाने लगा था बेस्ट पर्सन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को हरा सकता है, और इवेंचुअली ऐसा इन्होंने किया भी। साउथ कोरिया के 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की। इन्होंने काफी स्लाइट मार्जिन से हराया डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे को। साउथ कोरिया के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे मून जे इन, उनके कंपैरिजन में यून सोक यूल काफी तेज तर्रार लीडर माने जाते हैं। ओवर द पीरियड और अपने कैंपेन के टाइम भी इन्होंने कई ऐसी बातें बोली जिससे इनका कंपैरिजन होने लगा कि भैया ये तो साउथ कोरिया के डोनाल्ड ट्रंप हैं। कई बार ये विवादों में रहे, जैसे कैंपेनिंग के दौरान इन्होंने तारीफ कर दी फॉर्मर प्रेसिडेंट चुन डू हुआन की, जो एक मिलिट्री डिक्टेटर था। 1980s में साउथ कोरिया में जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे उसको इसने ब्रूटली क्रश कर दिया था, और इसके लिए मरते दम तक इसने माफी भी नहीं मांगी थी। अब इन्होंने कैंपेनिंग के दौरान इनकी कर दी तारीफ। इन्होंने ये कह दिया कि मिलिट्री कूप्स को हटा दो, तो कई लोग आज भी ये मानते हैं कि ये पॉलिटिक्स में काफी बढ़िया थे। और इसी रिमार्क्स पे जब काफी बवाल हुआ तो इनको माफी मांगनी पड़ी थी। कैंपेनिंग के टाइम इन्होंने एक और बवाली बात बोल दी जिसपे काफी हो हल्ला हुआ। इन्होंने कह दिया कि ये जो जेंडर इक्वालिटी का मंत्रालय बना रखा है इसको मैं एबॉलिश कर दूंगा। इन्होंने फेमिनिज्म को ब्लेम किया कि कोरिया के लो बर्थ रेट का कारण फेमिनिज्म है, और देखा जाए तो लो बर्थ रेट साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में देखो तो साउथ कोरिया वर्स्ट कंट्री है वुमेन राइट्स को लेकर। इसके अलावा 22 सितंबर 2021 में इन्होंने कहा था कि मैं US से कहूंगा कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं आप इनको रीडिप्लॉय कर दो साउथ कोरिया में। अब मैं ये आपको बता दूं कि ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि
90s के बाद से यूएस ने कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं किए हैं साउथ कोरिया की धरती पर। ये कहते हैं कि यूएस से कहूँगा कि और जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको और बड़ी मात्रा में साउथ कोरिया में डिप्लॉय करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी तेज तर्रार और टफ स्टैंस रहता है इनका, और इसीलिए इनका कंपैरिजन होता है डोनाल्ड ट्रंप से। दोनों ही दूसरी कंट्रीज पे ऑफेंसिव रिमार्क्स, विवादास्पद टिप्पणी देने से नहीं कतराते हैं। दोनों ही फेमिनिज्म के खिलाफ अपनी पुअर अंडरस्टैंडिंग को दिखा चुके हैं और दोनों ही हेविली कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर्स हैं। दोनों ही आउटसाइडर हैं, पहले पॉलिटिक्स नहीं करते थे। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन थे और एक था प्रोसिक्यूटर। और मजे की बात है कि दोनों ही अपने अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में विक्टोरियस रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी की। कोरिया देखो, नॉर्थ कोरिया के प्रति तो ये सख्त रहने वाले हैं, बाकायदा ये वकालत करते हैं कि और तगड़े सैंक्शंस लगाओ नॉर्थ कोरिया पर। यूएस की फॉरेन पॉलिसी से इनकी पॉलिसीज काफ़ी अलाइंड रहेंगी। वॉशिंगटन को सियोल का ये मेन डिप्लोमेटिक एलाय मानते हैं। नॉर्थ कोरिया के लिए इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि साउथ कोरिया को मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर पहले स्ट्राइक करने के लिए केपेबल हो जाए। और ये कहते हैं कि ट्रेड में हम चाइना पर निर्भरता कम करेंगे। अब ऐसा करना इनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि चाइना ना साउथ कोरिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और कल को कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो साउथ कोरिया को मेजर डैमेज उठाना पड़ेगा, तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी साउथ कोरिया को। और भारत के लिए भी ये ठीक है, क्योंकि क्वाड को ये सपोर्ट करते हैं। इनका मानना है कि हमें क्वाड को सपोर्ट करना चाहिए और अपनी कॉपरेशन और बढ़ानी चाहिए। तो ये हिसाब किताब है, और हम तो यही चाहेंगे कि इनके टेन्योर में भी भारत और साउथ कोरिया के रिलेशंस और मजबूत हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा।